Hello everyone. In this video we will continue further with atomic structure. So in the previous video we had looked in detail at Niels Bohr model. फिर हम लोगों ने उसके limitations भी पढ़े थे, correct? Now limitations पढ़ने के बाद हमें ये realize हुआ था कि Niels Bohr model जो है वो बहुत सारी चीजें हमें explain नहीं कर पा रहा था. तो उस मॉडल को हम लोगों ने फिर रिप्लेस किया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से. बट बिफोर वी गो ऑन टू स्टडी द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी some of the theories which were discussed before that model came into picture. So वो model जिन theories पे बना था उन theories को पढ़ना जरूरी है. So there were two theories which are very important that we need to understand. First one is wave particle duality and the second theory is Heisenberg's uncertainty principle. But ये दो theories पढ़ने से पहले there is one thing that we need to understand. जैसे ये हमारा जो व्हाट डू यू से नील्स बोर मॉडल था, ओके. इस मॉडल के अंदर दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन वाज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. सो हम लोग ये मान रहे थे कि ये जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस वाज स्टेशनरी. दिस इज व्हाट वी वर अज्यूमिंग, ओके. एंड इसी बेसिस पे हम लोगों ने सारे इक्वेशंस जो है वो डिराइव किए. बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता. एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, ये न्यूक्लियस थोड़ा सा वॉबल करता है. वॉबल करता है मतलब थोड़ा सा ये थोड़ा ऐसे मूव करता रहता है. सो अगर जो न्यूक्लियस थोड़ा सा वॉबल करता रहता है तो हमारे मॉडल में वी नीड टू कंसिडर द मोशन ऑफ द न्यूक्लियस, जो अब तक हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया था. So motion of nucleus is important. Okay. Now, तो अगर जो हम लोग अब न्यूक्लियस का अगर जो मोशन कंसिडर करेंगे तो देन द क्वेश्चन इज क्या हमारे सारे फॉर्मूलेस बहुत ज्यादा चेंज हो जाएंगे? तो द आंसर इज नो. आपके सारे फॉर्मूलेस बहुत ज्यादा चेंज नहीं होंगे. बस हर एक फॉर्मूले के अंदर जहां जहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, this mass of electron will now be replaced by reduced mass. reduced mass के लिए हम लोग mu यूज करते हैं. reduced mass is given as mass of electron into mass of nucleus divided by mass of electron plus mass of nucleus. ये होता है आपका reduced mass. एंड ये जो reduced mass है, ये reduced mass this is less than the mass of electrons. So electrons के मास के कंपैरिजन में ये जो reduced mass होता है, reduced mass की वैल्यू जो होती है वो कम होती है. ओके. तो अगर जो कोई एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट रिमेम्बर सम ऑफ द फॉर्मूलेस, अगर जो द थिंग इज की अगर जो कोई फैक्टर इफ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अब क्योंकि आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को reduced मास से रिप्लेस कर रहे हो तो उस फैक्टर की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि reduced मास जो होता है उसकी वैल्यू कम होती है. बट अगर जो कोई फैक्टर है विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अब क्योंकि आप मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन को reduced मास से रिप्लेस कर रहे हो, इसकी वैल्यू कम होगी तो उस फैक्टर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट द क्वेश्चन. क्वेश्चन में ये लोग क्या दे रहे हैं? द मोशन ऑफ द न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट, देन जहां जहां पे m है आपको उसको म्यू से रिप्लेस करना है. ओके. बट अगर जो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप ये मान के चल सकते हो कि न्यूक्लियस इज स्टेशनरी एंड हम लोगों ने जो फॉर्मूलाज डिराइव किए हैं उनको आप एज इट इज यूज कर सकते हो. ओके. वैसे हमने जो भी फॉर्मूलाज डिराइव किए हैं उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना है आपको. बस यही चेंज करना है कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय रिड्यूस्ड मास. ठीक है, फाइन. सो नाउ वंस वी आर डन विद दिस, अब हम लोग जाते हैं डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर पे. ऑफ मैटर. सो बेसिकली हमें जो दो थियोरीज पढ़नी है, फर्स्ट वन हम लोगों ने ये कहा था ना, वेव पार्टिकल डुअलिटी. ओके. एंड सेकेंड वन वाज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. सो उन थियोरी की तरफ बढ़ना अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. ओके. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, इसका मतलब क्या होता है कि एवरीथिंग इन यूनिवर्स कैन हैव टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स. मैंने ये पहले भी आपको बताया था. It can either behave like a wave
or it can behave like a particle. Okay. एंड दोनों बिहेवियर्स को क्या कनेक्ट करता है? सी एवरी वेव, विथ एवरी वेव अ वेवलेंथ इज एसोसिएटेड, एंड विथ एवरी पार्टिकल अ मोमेंटम इज एसोसिएटेड. ओके, तो पार्टिकल एंड वेव मोशन, सो पार्टिकल बिहेवियर एंड वेव बिहेवियर में क्या रिलेशनशिप होता है? द रिलेशनशिप इज दिस: द मोमेंटम इज इक्वल टू h बाय लैम्डा. यहां पे लैम्डा को कहा जाता है डी ब्रोजाइल वेवलेंथ. It is a d Brogyl wavelength. P is your momentum, so I can write m into v is equal to h upon lambda. So lambda is equal to h upon v. So this is how you can find out d Brogyl wavelength. Okay. Now ये जो वेव पार्टिकल डुअलिटी है ना, ये बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए सिग्निफिकेंट नहीं होता. लेट मी पुट इट ओवर हियर. द वेव पार्टिकल डुअलिटी, मतलब ये डुअल बिहेवियर जो है, ये बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो डुअलिटी है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट. स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई. लेट्स कंसिडर अ सिंपल एग्जांपल. लेट्स से यू हैव अ बॉल ऑफ मास, लेट्स से 0.1 kg. एक 100 ग्राम का बॉल है आपके पास. इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड. तो ऐसे केस में आपकी ये डी ब्रोजाइल वेवलेंथ क्या हो जाएगी? h की वैल्यू है 6.63 इंटू 10 रेज टू माइनस 34. मास इज 0.1 इंटू 10. सो दिस इज 6.63 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 meters. Okay, this is the wavelength. Now what do you mean by एक तो डी ब्रोजाइल हाइपोथेसिस या वेव पार्टिकल डुअलिटी? सी यहां पे ये जो बॉल है ना, इस बॉल को आप एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हो, मतलब जिसको आप हाथ लगा सकते हो, जिसको आप पुश कर सकते हो, या फिर ये बॉल जो है वो साइमल्टेनियसली वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है. सो ये सेम बॉल एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है, सेम बॉल एक वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है. अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे ये जो वेव बिहेवियर है वो डोमिनेट करता है, एंड इन सम केसेस पार्टिकल बिहेवियर जो है वो डोमिनेट करता है. सो हर एक ऑब्जेक्ट या एवरीथिंग इन द यूनिवर्स कैन बिहेव इन टू वेज. ओके, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि either wave behavior dominates or particle behavior dominates. Okay, so जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने जब ये सिंपल से बॉल का एक एग्जाम्पल दिया, ये 100 ग्राम्स बॉल है विच इज मूविंग विद 10 मीटर्स पर सेकेंड, तो आपको वेवलेंथ जो आ रही है ना, यू आर गेटिंग दिस वेवलेंथ. दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर. नाउ बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर, आप ना इसका वेव बिहेवियर जो है, इस ऑब्जेक्ट का वेव बिहेवियर जो है वो इनसिग्निफिकेंट मान सकते हो. इज इनसिग्निफिकेंट. ओके, so this particle will not behave like a wave. It will almost behave like an object. It will behave like a particle. This object will not behave like a wave. दिस ऑब्जेक्ट विल बिहेव लाइक अ पार्टिकल. इसलिए बॉल जो है, आप बॉल को पुश कर सकते हो, जैसे कैरम की कॉइन्स है, आप उनको हिट कर सकते हो, आप उनको मोमेंटम इंपार्ट कर सकते हो. ओके, बट जो वेव्स होती है ना, वेव्स को आप खुद से मोमेंटम ऐसे इंपार्ट नहीं कर सकते. ऐसा नहीं बोल सकते भाई यहां से ऐसी लाइट आ रही है तो मैंने पुश कर दिया लाइट को. आई कांट डू दैट, राइट? ओके, सो मैं हाथ से उसको ऐसे मोमेंटम इंपार्ट नहीं कर सकता. सो बेसिकली यही चीज है व्हेन आई से वेव पार्टिकल डुअलिटी. मतलब यूनिवर्स में जो सारी चीजें हैं, दे कैन बिहेव लाइक पार्टिकल एंड दे कैन ऑल्सो साइमल्टेनियसली बिहेव लाइक अ वेव. कुछ कुछ केसेस में वेव बिहेवियर डोमिनेट करेगा, कुछ कुछ केसेस में पार्टिकल बिहेवियर डोमिनेट करेगा. अब यूजुअली क्या होता है, यूजुअली ऐसा होता है कि हम लोग जो चीजों से डील करते हैं, दोज आर रिलेटिवली बिग. जैसे बॉल है, बड़ा होता है, या इवन ग्रेन सैंड है, वो भी बड़ा होता है. नाउ द क्वेश्चन इज, आप इस वेवलेंथ को कैसे देख सकते हो? मतलब व्हाट डज अ वेवलेंथ मीन? ये नंबर का मीनिंग, ये बस हमें ये तो दिख रहा है कि ये छोटा है, बट इसका मीनिंग क्या है? व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन? ओके, नाउ इस चीज को इमेजिन करना ना, ये बहुत मुश्किल है. मतलब समझना, इमेजिन करना बहुत मुश्किल है.
आप ना अभी बस ये मान के चल सकते हो कि ये जो भी आपको वेवलेंथ मिल रही है ना, इट टेल्स यू समथिंग अबाउट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, सो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये कह रहे हैं कि ये जो बॉल है ये एक पर्टिकुलर टाइम पे इट इज मूविंग विद 10 मीटर्स पर सेकेंड एंड एक पर्टिकुलर टाइम पे ये इस पोजीशन पे है. दैट से हम लोग ये कह रहे हैं कि इट इज एट दिस पोजीशन. ओके, बट देर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट. ओके, इस मेजरमेंट पे हमेशा एक अनसर्टेनिटी होती है एंड वो अनसर्टेनिटी कितनी होती है आप रफली ऐसे मान के चल सकते हो कि दिस अनसर्टेनिटी इज रफली इक्वल टू दिस वेवलेंथ. ये वेवलेंथ जो है ना, जो भी आपकी वेवलेंथ है, वेवलेंथ विल टेल यू अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन. सो से फॉर एग्जांपल मान लो कि बॉल यहां पे है, आप ये कह रहे हो कि बॉल यहां पे है, इट इज लेट्स से एट x इक्वल टू x नॉट. सो वेवलेंथ आपको ये कहता है कि इवन दो आप ये कह रहे हो कि बॉल एग्जैक्टली यहां पे है, बट शायद ये ऐसा जरूरी नहीं है. बॉल जो है ना इस रीजन के बीच में है कहीं पे, तो एंड दिस इज इक्वल टू द वेवलेंथ. ये जो एरर पार्ट है ये आप समझ रहे हो कि इवन दो वी आर सेइंग दैट बॉल इज समवेयर ओवर हियर, बट एक्चुअली द बॉल इज नॉट ओवर हियर, इट इज समवेयर बिटवीन दीज टू पॉइंट्स एंड ये जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू द वेवलेंथ. ओके, और इफ दैट ऐसा भी नहीं कि दिस इज इक्वल टू द वेवलेंथ, बट यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस डिस्टेंस काइंड ऑफ डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ. ओके, अब ये जो नंबर है 6.63 इंटू 10 रेज टू -34, ओके, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर. वेरी स्मॉल नंबर मतलब ये जो आपकी विड्थ है, ये जो एरर, ये वेवलेंथ को मैं एरर की तरह देख सकता हूं. तो ये जो आपकी विड्थ है इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर. एंड आपका जो इसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का साइज होता है, जैसे मान लो ये बॉल है तो एटलीस्ट इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर्स होती है ना, 5 या मान लो 3 सेंटीमीटर्स है. तो 3 सेंटीमीटर्स इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दिस नंबर. इज ये मान लो कि ये जो आपका डिस्टेंस है दैट इज लैम्डा, तो 3 सेंटीमीटर्स जो होगा वो ऐसा, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू दिस वो जो बॉल है वो इससे भी बहुत बड़ा हो. तो आप खुद ही इमेजिन करो कि मान लो ये बॉल का सेंटर यहां पे है, तो बॉल थोड़ा सा यहां पे हो या थोड़ा सा यहां पे हो, थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, तो आपका ये जो होगा वो ऐसे ही कुछ होगा. एंड बॉल मान लो थोड़ा सा ये साइड पे होता है, ये मान लो कि इस यहां पे है कहीं पे, हमें क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता ना, हम तो ये कह रहे कि इस रेंज के अंदर बॉल कहीं पे भी हो सकता है. तो थोड़ा अगर जो राइट हैंड साइड पे होगा तो ये आप समझ रहे हो. सो बॉल की पोजीशन थोड़ी सी ये साइड पे या थोड़ी सी ये साइड से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बॉल का अपने आप में डायमेंशन इतना बड़ा होता है, या बॉल की साइज इसके कंपैरिजन में बॉल की साइज इतनी बड़ी होती है कि ये इतनी सी जो एरर है उस एरर से कोई फर्क नहीं पड़ता. इट्स लाइक दिस, मान लो आप बैठे हुए हो चेयर पे, ओके, अब मैं आपको बोलता हूं कि 0.0001 mm शिफ्ट हो जाओ, तो आप हल्का सा शिफ्ट, हल्का सा भी नहीं, मतलब नोटिसेबल चेंज भी नहीं होगा, तो उतने से शिफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता ना आपके पोजीशन पे. तो ये ऐसा ही है कि ये जो एरर है ये बिकॉज वेवलेंथ इज सो स्मॉल, ये जो एरर इज वेरी वेरी स्मॉल, सो विथ रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द बॉल, साइज के कंपैरिजन में ये एरर इतनी छोटी है कि हम लोग ये मानते हैं कि बॉल जो है वो पार्टिकल की तरह ही बिहेव करता है. देयर इज नो अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन, इसके पोजीशन में कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है. बट वही अगर जो आप छोटे ऑब्जेक्ट्स की बात करो, जैसे फॉर एग्जांपल यू टॉक अबाउट लेट्स से इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है 9.1 इंटू 10 रेज टू -31, एंड इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है वो हमने निकाली है 2.2 इंटू 10 रेज टू 6. तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ आएगी वो कितनी आएगी, h/mv. दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन, h/mv. so h is equal to 6.6 into 10 raised to -34. v is 2.2 into 10 raised to 6,
इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31, तो ये रफली आएगा 9 2 ज़ा 18, 6.6, ये 18, ये 20, 1/2, 1/3, ये 1/3 आएगा। सो 10⁻⁻9, सो 10 so 3.3 into 10⁻⁻10, so this is 3.3 angstroms. ओके, ना वैसे आप देखने जाओ तो ये भी तो छोटा नंबर है, बट इसके कंपैरिजन में तो ये बड़ा है, एंड मोरेवर हमें इसको इसके साथ कंपेयर नहीं करना है। अब क्या है, आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन अपने आप में साइज में बहुत छोटा होता है। तो अगर जो नंबर लाइन पे मुझे ये वाला डिस्टेंस प्लॉट करना है, मान लो कि ये वाला डिस्टेंस मैं इतना मानता हूं, इट्स दिस डिस्टेंस इज लेट्स से 3.3 इंटू 10⁻⁻10, तो इलेक्ट्रॉन का साइज है ना, इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का साइज हद छोटा होता है, इतना छोटा होता है। अब यहां पे इट इज वेरी, अब इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन अपने आप में बहुत बड़ा है, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा था, वैसे ये इलेक्ट्रॉन अपने आप में बहुत बड़ा नहीं है। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन वेदर इट इज ओवर हियर और इट इज ओवर हियर और इट इज ओवर हियर और इट इज ओवर हियर, इट इज ओवर हियर और इट इज ओवर हियर और इट इज ओवर हियर, अलग है ना, डिफरेंट है ना। इफ आई हैव टू गिव यू एन एग्जांपल, मान लो आपकी विड्थ कितनी है, 30 सेंटीमीटर्स होगी, ज्यादा से ज्यादा 40 सेंटीमीटर्स होगी। ओके, सो ये मान लो आप हो। अब मैं आपको बोलता हूं कि 0.001 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाओ, तो 0.001 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाओगे राइट हैंड साइड पे, तो कोई खास शिफ्ट नहीं हुआ, आपकी पोजीशन ऑलमोस्ट चेंज नहीं हुई। ओके, बट इस केस में, सेकेंड केस में, ये जो एरर वाला पार्ट है, ये एरर वाला पार्ट है 3.3 इंटू 10⁻⁻10। अब इलेक्ट्रॉन का मान लो साइज बहुत ही छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन का साइज जो होता है, जैसे न्यूक्लियस का जो साइज होता है इज 10⁻⁻15 मीटर्स, तो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से भी और छोटा होता है। तो इफ यू टेक द रेशियो, ये जो नंबर है वो इस नंबर का ऑलमोस्ट 10⁵ टाइम्स है। तो इट्स एज गुड एज मैं 40 को अगर जो 10⁵ से मल्टीप्लाई करूं, सो इट विल बी सेंटीमीटर्स, सो इट इज 4 इंटू 10⁻³ मीटर्स, सॉरी 40 इंटू, मैं अगर जो 10⁵ टाइम से आपको शिफ्ट होने बोलूँ, आपकी जो साइज है उसके रिस्पेक्ट में 10⁵ टाइम से शिफ्ट होना है, तो 40 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 40 इंटू 10⁵3 इंटू 10⁵2 सेंटीमीटर्स। सो दिस इज 40 इंटू 10⁵3, 10⁵2 सेंटीमीटर्स इज मीटर्स एंड 10⁵3 मीटर्स इज किलोमीटर्स। इट्स एज गुड एज मैं आपको कह रहा हूँ 40 किलोमीटर से शिफ्ट हो जाओ, 40 किलोमीटर से शिफ्ट हो जाओ, मतलब अगर जो आप फिलहाल शाहपुर में हो तो मैं आपको बोल रहा हूँ एज गुड एज आप कल्याण या थाने शिफ्ट हो जाओ, तो अब 2 पोजीशंस में फर्क है ना। ऐसा नहीं है ना कि आप बस थोड़ा सा शिफ्ट हुए, आप शाहपुर में और आप कल्याण में, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, करेक्ट। तो यही है कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको ये जो वेवलेंथ आ रही है ये बहुत बड़ी आ रही है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो बिकॉज वेवलेंथ बहुत बड़ी आ रही है, इन दिस केस आई कैन से दैट electron has significant wave behavior। सो हम लोग इलेक्ट्रॉन को जो एक पार्टिकल की तरह मान रहे थे, अब इलेक्ट्रॉन को आप बस पार्टिकल की तरह नहीं मान सकते, इलेक्ट्रॉन ऑल्सो हैज अ सिग्निफिकेंट वेव बिहेवियर। सो इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज्यादा वेव की तरह बिहेव कर सकता है। अब इलेक्ट्रॉन अगर जो बहुत ज्यादा वेव की तरह बिहेव कर सकता है, तो अब तक बोर मॉडल में हम लोग हमेशा यही मानते थे ना कि ये न्यूक्लियस है, ये एक इलेक्ट्रॉन छोटा सा पार्टिकल है एंड ये कंटिन्यूसली न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो ये हमारा असम्पशन ही गलत है, आपको इस इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह नहीं देखना है,
आपको इसको वेव की तरह भी देखना है, साथ साथ में यू हैव टू ऑल्सो थिंक ऑफ इट्स एज अ वेव। ओके, अब अगर जो आप इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह देखना स्टार्ट करोगे तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन ये वेव ऐसी होगी। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये ना चीजें जो हो रही है ना आज के लेक्चर में, ये इमेजिन करना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। ओके, कांट इमेजिन दीज थिंग्स, सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू जस्ट रिमेंबर देम। मतलब जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस है वो याद रखो, एंड जितना समझ में आता है उतना समझने की आप कोशिश करो। ट्राई टू जस्ट अंडरस्टैंड इट एज मच एज पॉसिबल। हाँ, बट नहीं समझ में आता है तो डोंट वरी, मतलब ये इस पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। व्हाट डू यू से, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इस पे नहीं आएंगे। ओके, जो आएंगे वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, आप में से अगर जो कोई थियोरेटिकल फिजिक्स डीप में जाके पढ़ता है या पार्टिकल फिजिक्स डीप में जाके पढ़ता है तो तब जाके ये चीजें आएंगी, आप डिटेल में पढ़ोगे इन चीजों के बारे में। ओके, ना हम लोगों ने, आपको याद है बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट एक पढ़ा था। बोर्स के 2 पोस्टुलेट थे, 3 पोस्टुलेट्स थे। सो नील्स बोर का जो सेकेंड पोस्टुलेट था वो ये था कि mvr इज इक्वल टू nh/2π ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम is integral multiple of h/2π। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये आया कहां से। उस टाइम पे भी हमारा यही क्वेश्चन था कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, एंड वो लॉजिक समझ में ही नहीं आ रहा था। नील्स बोर भी एग्जैक्टली ये लॉजिक को नहीं एक्सप्लेन कर पाए। बट वेव, आप अगर जो इलेक्ट्रॉन को एक वेव की तरह देखते हो, इफ इलेक्ट्रॉन इज लुक्ड एट एज अ वेव, आप ये एक्सप्लेन कर पाओगे। यू कैन एक्सप्लेन दिस। ओके, नाउ मान लो ये आपके शेल्स है। ओके, नाउ मान लो इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट शेल में है, तो अब तक जो हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल की तरह देख रहे थे, यू कैन नॉट सी इट एज अ पार्टिकल। नाउ यू हैव टू लुक एट इट एज अ वेव। आपको इस इलेक्ट्रॉन को एक वेव की तरह देखना है। ओके, ना जब आप इसको एक वेव की तरह देखते हो, इट इज कॉल्ड एज अ स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में आगे जाके। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, आपको इस इलेक्ट्रॉन को ऐसी वेव की तरह देखना है। इट इज लाइक अ वेव। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पे है, तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन को ये आपने एक फर्स्ट वेव की तरह देखा, ये सेकेंड वेव हो गई, यहां से जो स्टार्ट होती है वो यहां पे खत्म होती है, एंड ये थर्ड वेव है। सो ये जो आपका थर्ड ऑर्बिट था, दिस वाज योर थर्ड ऑर्बिट। ओके, सो देयर वर 3 वेव्स, 3 इलेक्ट्रॉन वेव्स। ये आपका सेकेंड ऑर्बिट है, ये आपका जो है दिस इज योर सेकेंड ऑर्बिट। तो सेकेंड ऑर्बिट के अंदर यू विल हैव 2 वेव्स। ये फर्स्ट वेव हुई ऐसे, ये सेकेंड वेव हुई यहां से ये इतनी। ओके, सो n equal to 2 will have 2 इलेक्ट्रॉन वेव्स। ओके, सो बेसिकली अगर जो मान लो यहां पे आई जस्ट ड्रॉ इट ओवर हियर। सो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर यू विल हैव 1 इलेक्ट्रॉन वेव, सेकेंड ऑर्बिट के अंदर यू विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन वेव्स, थर्ड ऑर्बिट के अंदर यू विल हैव 3 इलेक्ट्रॉन वेव्स। ओके, नाउ इफ यू लुक एट थर्ड ऑर्बिट, तो ये जो डिस्टेंस है दिस विल बिकम वेवलेंथ, क्योंकि यहां पे एक वेव खत्म होती है। सो ये लैम्डा हुआ, यहां पे और एक वेव खत्म होती है, सो दिस इज अनदर लैम्डा, एंड यहां पे और एक वेव खत्म होती है, सो दिस इज अगेन लैम्डा। ये एक वेव है ना, तो ये जो डिस्टेंस होता है इसी को तो वेवलेंथ कहा जाता है। ये मान लो आपकी वेव है, तो ये डिस्टेंस को वेवलेंथ कहा जाता है। अब बेसिकली अगर जो आप ऐड करो 1, 2 एंड 3, सो आई कैन राइट 3 लैम्डा इज इक्वल टू, ये जो डिस्टेंस है वो दिस इज नथिंग बट सर्कमफरेंस, दिस इज इक्वल टू 2 पाई। करेक्ट।
So in case of nth orbit, when you have for nth orbit, there will be n electron waves, n waves present होंगी. तो n waves present होंगी तो आपका ये जो total distance होगा, therefore your circumference will now be equal to n times lambda. Okay, ये आपका circumference हो जाएगा. Okay, now circumference कितना होता है? It is 2 pi r. This is equal to n times lambda. अब ये जो lambda, it is d Brocaide wavelength of electron. तो हमें पता है ना, डी Brocaide wavelength ऐसे निकाला जाता है h upon mv. So now I can write this as 2 pi r is equal to n into h upon mv. mv को यहाँ पे लेके जाओ, 2 pi को नीचे लेके आओ. So you can get mvr is equal to n into h by 2 pi. Yes. So mvr is equal to nh by 2 pi. ये देखो mvr is equal to nh by 2 pi. तो ये आपको वेव पार्टिकल डुअलिटी से मिलता है. सो ये डिराइव करने के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन जो है उस इलेक्ट्रॉन को एक वेव की तरह कंसिडर किया. ओके, ऑल्सो इफ यू सी ओवर हियर इन दिस केस यू कैन सी दैट ये जो n है, n हमेशा आपको ऑर्बिट नंबर रिप्रेजेंट करता है. ओके, एंड एट द सेम टाइम हमें ये पता है कि nth ऑर्बिट में n इलेक्ट्रॉन वेव्स प्रेजेंट होंगी. सो n ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वेव्स in an orbit. ठीक है. ओके, सो टू कंक्लूड हम लोगों ने इस लेक्चर में ये पढ़ा है, हम लोगों ने इस लेक्चर में वी हैव स्टडीड अबाउट वेव पार्टिकल डुअलिटी, दैट इज एवरीथिंग इन यूनिवर्स कैन हैव डुअल बिहेवियर और डुअल नेचर. ओके, it can behave like a wave, it can behave like a particle. In some cases particle behavior will dominate, in some cases wave behavior will dominate. Okay, now usually जो बड़े particles होते हैं, बड़े particles को कहा जाता है macroscopic particles. तो यूजुअली जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होता है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए या मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए पार्टिकल बिहेवियर डोमिनेट करता है. एंड जो छोटे ऑब्जेक्ट्स होता है, बेसिकली माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए वेव बिहेवियर जो है वो डोमिनेट करता है. ओके, ठीक है. अच्छा, वन फाइनल थिंग नाउ, कई बार ना आपको काइनेटिक एनर्जी एंड डी Brocaide वेवलेंथ के बारे में रिलेशनशिप पूछी जाएगी. तो ये आप कैसे निकालोगे? लैम्डा जो है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन मोमेंटम, therefore डी Brocaide वेवलेंथ इज h अपॉन mv. अच्छा, ये जो वेव्स होती है, ये देखो वेव विच इज एसोसिएटेड विथ एन ऑब्जेक्ट और मैटर, इन वेव्स को कहा जाता है मैटर वेव्स. एंड ये जो मैटर वेव्स है, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ओके, तो लाइट वेव्स हो गई, एक्सरेज हो गई, वो अलग टाइप की वेव्स है, और ये जो मैटर वेव्स है, दीज मैटर वेव्स आर डिफरेंट. ओके, सो सॉरी, हम लोग यहां पे थे डी Brocaide हाइपोथेसिस पे. अब हमें काइनेटिक एनर्जी से इसको रिप्लेस करना है. तो आप काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिप्लेस करोगे? आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv². दोनों साइड पे m से मल्टीप्लाई करो, सो मास इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m² v². 2 को यहां पे लेके जाओ, सो 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m² v². तो आपको m इंटू v चाहिए, सो दिस इज 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी. सो देयरफॉर योर डी Brocaide wavelength is equal to h upon square root of 2 into mass into kinetic energy. Okay,
नाउ यूजुअली जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, या जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूक्लियस भी अपने आप में चार्ज्ड पार्टिकल है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही तो प्रोटॉन्स होता है। तो ये सारे जो चार्जेस होते हैं या चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है एंड इस पे चार्ज है, चार्ज क्यू, एंड आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हो। पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट, आप इस तरह से एक साइड पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस लेके आ रहे हो, एक साइड पे बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस लेके आ रहे हो, तो यू आर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, इस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट पे जो पॉजिटिव चार्ज है ना, दिस ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ओके, एंड इट स्टार्ट्स मूविंग, सो इट गेट्स काइनेटिक एनर्जी। सो इन दिस केस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज is simply equal to the magnitude of the charge, that is q, multiplied by potential difference that we are applying, q into v. So lambda becomes equal to h upon 2 into m into charge into potential difference. So this is a formula for charged particle. ठीक है, विच इज एक्सेलरेटेड यूजिंग पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नाउ अगर जो आपको ये सेम फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए डिराइव करना हो तो आप क्या करोगे? सो आई कैन राइट d Brodel wavelength of an electron, this is equal to, आपको h की वैल्यू पता है 6.6 into 10⁻⁻34, आपको मास पता है इलेक्ट्रॉन का, आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, तो सिंस यू नो दिस नंबर्स, आप अगर जो ये नंबर्स पुट करोगे तो आपको जो d Brodel wavelength फॉर इलेक्ट्रॉन जो आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ v। v इज द पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये वैल्यू तो वेरिएबल है ना, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर सकते हो, बाकी सारी वैल्यूज कांस्टेंट है। सो d Brodel wavelength इज इक्वल टू 12.27 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम्स, वेयर v इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, यूज्ड टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स। प्लीज रिमेंबर, ये फॉर्मूला बस इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही एप्लीकेबल है, ये आपका जनरल फॉर्मूला है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी चार्ज पार्टिकल। ठीक है, सो यहां पे हम लोग ये लेक्चर खत्म करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय।